आइए हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसकी पहचान लैटिन लैंग्वेज में इसे लेक्स फॉरी विधि कहा जाता है। ये एक प्रक्रिया विधि है। अब हमारी विधि मूल विधि होती है और प्रक्रिया विधि होती है। मूल विधि वह होती है जिसमें परिभाषाएं, उसके दंड, सारी एक वो मूल विधि के बारे में वर्णन किया जाता है। प्रक्रिया विधि वह है जो मूल विधि को क्रियान्वित करती है न्यायालय में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू 1 सितंबर 1872 में। इसका प्रारूप 1871 में स्टीफन द्वारा बनाया गया। मतलब इसके निर्माता स्टीफन थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य एक सत्य अभिनिश्चित निर्णय में सहायक, अनावश्यक साक्ष्य से बचाना, लंबे विचारण से बचाना पक्षकारों और न्यायालय दोनों को। इंडियन एविडेंस एक्ट का इम्प्लीमेंट दांडिक और दीवानी दोनों प्रकार की कार्यवाही में होता है। प्रभाव, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव हमेशा भूतलक्षी होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पिछली घटनाएं, तथ्य या जो भी अपराध है उन पे इंडियन एविडेंस लागू होती है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 3 भागों में विभाजित है, पार्ट ए, बी और सी। इसमें कुल चैप्टर हैं 11 और सेक्शन है 167। अब पार्ट्स की हम चर्चा करें तो ए पार्ट में तथ्यों की सुसंगतता के बारे में, धारा 1 से 55 तक। इसमें 2 चैप्टर हैं, प्रारंभिक 1 से 4 और तथ्यों की सुसंगतता के बारे में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में धारा 5 से लेकर 55 तक बताया गया है। बी पार्ट में सबूत के विषय में 56 से लेकर 100 तक, यानी तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है उनके बारे में 56 से 58। मौखिक साक्ष्य के बारे में सेक्शन 59 से 60 में, लिखित साक्ष्य के बारे में सेक्शन 61 से 90 तक में बताया गया है। इसी प्रकार चैप्टर जो 6 है पार्ट बी का, वो है दस्तावेजी साक्ष्यों से मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन। इसी तरह पार्ट सी में साक्ष्यों को पेश करना और उनका प्रभाव, उसमें सबूत के भार के विषय में बताया गया है, जो धारा 101 से 114 तक में बताया गया है कि सबूत का भार किन पे होगा, किनको साबित करना है, किसके विरुद्ध साबित करना है, एटसेट्रा। सेक्शन 8 सॉरी चैप्टर 8 में विबंध एस्टोपल के बारे में बताया गया, जो 115 से 117 है कि विबंध कुछ मामलों में एविडेंस देने पे स्वतः ही रोक लगाई जा सकती है, उसके बारे में चर्चा है। चैप्टर 9 में साक्ष्यों के विषय में, साक्षी कौन होंगे, साक्षी कितने प्रकार के होंगे, उसके बारे में धारा 118 से 134 में बताया गया है। चैप्टर 10 में साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में कि साक्ष्यों की परीक्षा किस किस तरह से होगी, उनकी परीक्षा को कहाँ-कहाँ प्रयुक्त किया जाएगा, उसके बारे में धारा 135 से 166 के मध्य बताया गया है। इसी तरह अंतिम चैप्टर है 11, उसमें एक सेक्शन है 167। इसमें कहा है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, यानी एडमिसिबल और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बताया गया है। अब धारा 1 की हम चर्चा करेंगे। धारा 1 विस्तार के बारे में बताता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ संपूर्ण भारत पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। अब इसमें है जिन पर लागू होता है, एक तो न्यायिक कार्यवाही और दूसरा सेना न्यायालय में। ये धारा 1 में है। धारा 1 में ही बताया गया है कि किन पर लागू नहीं होता। सेना न्यायालय, जो सेना अधिनियम, नौसैनिक अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम, वायुसेना अधिनियम के अधीन इंटरनल जितनी भी कार्यवाही होगी उसमें
ये एक्ट लागू नहीं है। लेकिन हमने ऊपर देखा भी सेना न्यायालय पे भी लागू है, लेकिन सेना न्यायालय में वो जो सेना न्यायालय किसी इंटरनल कार्यवाही नहीं बल्कि न्यायिक एज़ ए न्यायिक कार्यवाही करेगी, उसमें लागू होगा। दूसरा मध्यस्थ कार्यवाही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस लागू नहीं होता। इसी तरह न्यायालय या अधिकारी के समक्ष कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात शपथ पत्र स्वयं साक्ष्य नहीं है। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स स्पेशल फॉर्म बनाई गई स्टेट द्वारा कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की गई है किसी विवाद के निस्तारण के लिए, उस पे इंडियन एविडेंस लागू नहीं है। न्यायिकेतर कार्यवाही एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट से अन्यत्र की जाती है, उन पे लागू नहीं है। इसी तरह विभागीय कार्यवाही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर भी इंडियन एविडेंस लागू नहीं होता है। अब एक लीडिंग जजमेंट है 1988 सुप्रीम कोर्ट का सुधा देवी वर्सेस एमपी। इसमें कहा गया शपथ पत्र अमूमन तो साक्ष्य नहीं है, लेकिन तभी साक्ष्य होगा जब सीपीसी के किसी विशेष तथ्यों को अगर न्यायालय ने कहा है कि शपथ पत्र पेश करके साबित किया जाए, तो ऐसा पेश किया गया शपथ पत्र साक्ष्य माना जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत परमिसिबल होगा। अब इसमें एक प्रश्न ये भी कई बार एग्जाम में आया, क्या आयुक्त द्वारा साक्ष्य लिया जा सकता है? अमूमन तो नहीं, न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य लिया जाएगा, लेकिन आयुक्त साक्ष्य बुला सकता है, साक्ष्य लेखबद्ध कर सकता है, न्यायालय ने उसे प्राधिकृत किया है। अब प्राधिकृत किन प्रावधानों के तहत किया है? तो सीपीसी में तो सेक्शन 75 से 78 ऑर्डर 26 में बताया गया और सीआरपीसी के सेक्शन 284 से 289 में बताया गया। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। गाडे लक्ष्मी मंगा राजू बनाम आंध्र प्रदेश 2001 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें कहा गया है खोजी कुत्ते का साक्ष्य, यानी कोई अपराध या घटना हो जाती है, असंदिग्ध परिस्थिति हो या एक्यूज लापता हो या पता नहीं चल रहा हो, तो उसमें खोजी कुत्ते की मदद ली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2001 में कि खोजी कुत्ते का साक्ष्य अपने आप में एक कमी पाई जाती है, वो गलती से किसी सही व्यक्ति को भी पकड़े जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी उसमें भी एक ये कमी पाई जा सकती है। खोजी कुत्ते का साक्ष्य न्यायालय में वैज्ञानिक साक्ष्य के तौर पर माना जाता है, साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर माना जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी क्वेश्चन्स आते हैं कि खोजी कुत्ते का साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य है या 3 ऑप्शन अदर दे देंगे। तो मूलभूत साक्ष्य है या जिस तरह से भी, लेकिन उसका करेक्ट आंसर होगा वैज्ञानिक साक्ष्य। अब हम अभी तक जितना पार्ट पढ़ा उसमें हम कौन-कौन से क्वेश्चन्स एराइज़ होते हैं एग्ज़ाम में और जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। पहला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? तो हमने पहले पढ़ा था कि 1 सितंबर 1872, तो बाकी इनकरेक्ट आंसर है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बनता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है मौलिक विधि, प्रक्रिया विधि, मौलिक व प्रक्रिया। जैसा हमने पहले पढ़ा था ये एक प्रक्रिया विधि है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर, शपथ पत्र पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने सेक्शन 1 में ये देखा था भी किन पर लागू नहीं होता है, तो उसमें अधिकरणों में भी ट्रिब्यूनल्स में भी लागू नहीं होता, न्यायाधिकरण में शपथ पत्र पर लागू नहीं होता, मध्यस्थ की कार्यवाही में नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देखें, खोजी कुत्ता द्वारा साक्ष्य, खोजी कुत्ते द्वारा लिया गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? तो मौखिक साक्ष्य है या दस्तावेजी साक्ष्य या सुनी-सुनाई साक्ष्य है, वैज्ञानिक साक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वैज्ञानिक साक्ष्य कहलाता है। क्योंकि इसको वैज्ञानिक साक्ष्य वैज्ञानिक विज्ञान के आधार पे ही कसौटी पे इसको खरा परखा जाता है, खरा उतरना होता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक साक्ष्य की परिधि में माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि खोजी कुत्ते का साक्ष्य में स्वाभाविक कमी पाई जाती है, गलत आदमी के पकड़े जाने की संभावना हो सकती है, तो वो उसका
लीडिंग जजमेंट था गाडे लक्ष्मी वर्सेस आंध्र प्रदेश। अब आगे के हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसमें आता है साक्ष्य विधि है, लेक्स थ्योरी, लेक्स इन रेन, एविडेंट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर लेक्स फॉरी। साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव, जैसा हमने शुरू में प्रिलिमिनरी तौर पर देखा था कि इसका प्रभाव हमेशा भूतलक्षी साक्ष्य प्रभाव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पिछली घटनाओं, तथ्यों या किसी अपराध में घटित जो भी घटनाएँ हैं, वो भूतलक्षी आधार पर ही देखी जाती हैं।